सिंधु नदी के किनारे खड़े उस शख्स ने एक नज़र उस पार देखा। बस धारा पार करने की देरी थी और वो दुनिया के सबसे वैभवशाली देश को अपनी मुट्ठी में कर सकता था। ताकत भी थी और जुर्रत भी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो लौट गया और पीछे छोड़ गया एक सवाल। मध्य एशिया का सबसे क्रूर शासक, जिसने अपने साम्राज्य को यूरोप तक पहुंचाया था, जिसके बारे में कहा जाता था कि दुनिया की कोई फौज उसे हरा नहीं सकती थी, उसने भारत पर आक्रमण क्यों नहीं किया? मंगोल सरदार चंगेज खान सिंधु नदी के किनारे तक आया। उसके पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी, फिर भी उसने दिल्ली पर हमला क्यों नहीं किया? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा साल 1218 में। कहानी शुरू होती है दक्षिणी कजाकिस्तान में पड़ने वाले ओतरार नाम के एक शहर से। 21वीं सदी में इसे बुतों का शहर के नाम से जाना जाता था, लेकिन एक वक्त में इसका बड़ा महत्व हुआ। सिल्क रूट पर पड़ने वाला ये शहर मध्य एशिया को यूरोप से जोड़ता था। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में ओतरार ख्वारिज्म नाम के एक साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। 21वीं सदी के हिसाब से ख्वारिज्म साम्राज्य ईरान, मध्य एशिया और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों को मिलाकर बनता था और यहाँ के सुल्तान थे तुर्की मामलुक वंश के मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह ने अपने अंकिल इनलचुक को ओतरार का गवर्नर बनाया हुआ था, जो जैसे पहले बताया एक महत्वपूर्ण ट्रेड रूट का हिस्सा था। इसीलिए इनलचुक की हैसियत भी काफ़ी ज़्यादा थी। साल 1218 में ओतरार एक घटना का गवाह बना। 450 मंगोल व्यापारियों का एक कारवां ओतरार में दाखिल हुआ, जिसमें मंगोल सरदार चंगेज खान का एक नुमाइंदा भी शामिल था। इनलचुक को जब इस बात की खबर लगी, उसने इन सभी को जासूसी के शक में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ख्वारिज्म और मंगोलों के बीच कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन मंगोलों का रुतबा और चंगेज खान के दुनिया जीतने के इरादे से सारी दुनिया वाकिफ हो चुकी थी। इनलचुक ने 450 मंगोलों को अपने दरबार में बुलाया। आराम से जवाब देने के बजाय मंगोलों ने हेकड़ी दिखानी शुरू कर दी। ये देखकर इनलचुक इतना गुस्सा हुआ कि उसने सभी मंगोल व्यापारियों को मरवा डाला। जब ये खबर चंगेज खान तक पहुंची, उसने अपने 3 दूत सुल्तान मोहम्मद शाह के पास भिजवाकर मांग रखी कि इस गुस्ताखी के लिए इनलचुक को सजा दी जाए। सुल्तान मोहम्मद 2 कदम आगे था। उन्होंने एक दूत का सर काट डाला और 2 दूतों की दाढ़ी मुड़वाकर उन्हें वापस चंगेज खान के पास भिजवा दिया। सुल्तान को यह हरकत बहुत भारी पड़ी। साल 1219 अप्रैल का महीना, मंगोल सेनाएं ओतरार के किले के बाहर खड़ी थी। बाकी शहर का हाल ऐसा था जैसे खड़ी फसल का टिड्डी दल के हमले के बाद होता है। इनलचुक अपने 20,000 आदमियों को लेकर किले के अंदर छिप गया था। कुल 2 महीने तक युद्ध चला और अंत में इनलचुक को पकड़ लिया गया। उसे समरकंद ले जाकर चंगेज खान के आगे पेश किया गया। गेम ऑफ थ्रोन्स का वो सीन याद है जब खाल ड्रोगो खालिसी के भाई के सर पर गरम पिघली चांदी उड़ेलते हुए कहता है। ठीक यही सीन 1219 में तेमुजिनी उर्फ चंगेज खान के दरबार में दिखाई दिया। लेखक जेरेमाया कार्टिन की किताब द मंगोल्स के अनुसार अंतर बस इतना था कि चंगेज खान ने इनलचुक के कानों और आंख में पिघली हुई चांदी भर दी थी। चंगेज खान यही नहीं रुका। बुखारा की मस्जिद पर चढ़कर उसने ऐलान किया, मैं जन्नत से भेजा गया दूत हूँ जो आज तुम सबका फैसला करेगा। इसी ऐलान के साथ शहर में मारकाट शुरू हो गई। मंगोल सैनिकों ने पूरा शहर जला दिया। यहाँ से चंगेज खान समरकंद पहुँचा। यहाँ उसने लोगों को गुलाम बनाकर उन्हें अपने बीवी बच्चों में बांट दिया। शहर का वो हाल हुआ कि उसे दोबारा बसने में कई दशक लग गए। ख्वारिज्म के जर्रे जर्रे को चंगेज खान की फौज ने नेस्तो नाबूद कर डाला। दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक को मंगोल फौज ने यूं खत्म कर दिया जैसे बच्चों का खेल हो। हालांकि एक शख्स अभी भी बचा था जो चंगेज खान की पहुंच से दूर था। कार्टिन अपनी किताब में लिखते हैं, सुल्तान मोहम्मद अपनी जान बचाने के लिए यूं भागा मानो खरगोश के पीछे लोमड़ी पड़ी हो। उसके होश पाकता थे। एक जगह खाई पार करते हुए वो कहता है, मंगोल सैनिक इतने हैं कि इस खाई को तो उनके घोड़ों की लीद ही भर देगी। जान बचाने के लिए सुल्तान मोहम्मद ने खोरासन का रुख किया। खोरासन यानी 21वीं सदी के हिसाब से उत्तर पूर्वी ईरान का एक प्रांत। मंगोल सैनिकों ने यहाँ भी उसका पीछा ना छोड़ा।
वल्क, हेरात, निसापुर, खोरासाना के चप्पे चप्पे पर मंगोल सेना के कदम पड़े। जिसने सर झुकाया वो बच गया, जो नहीं झुका वो काट डाला गया। सुल्तान मोहम्मद ने मंगोलों के बचने के लिए बगदाद भागने की कोशिश की, लेकिन उसे इसमें भी सफलता नहीं मिली। अंत में थक हारकर उसे कैस्पियन सागर में एक द्वीप पर शरण लेनी पड़ी। तरकीब काम आई, क्योंकि मंगोल कभी समंदर में दाखिल नहीं होते थे। इस छोटे से द्वीप पर जीने के लिए सुल्तान मोहम्मद को लोगों की मदद पर निर्भर था। वो लोगों से चीज़ें लेता और बदले में उनके नाम जागीर कर देता। हालांकि उसके खुद के पास जमीन का एक टुकड़ा तक नहीं बचा था। इस द्वीप पर रहते रहते साल 1220 में एक बीमारी से उसकी मौत हो गई। सुल्तान मोहम्मद के बाद सत्ता आई उसके बेटे जलाल अल-दीन मंगवुर्नी के हाथों में। हालांकि सिर्फ नाम के लिए। गद्दी में बैठने के पहले दिन से मंगवुर्नी भी उसी तरह भागता रहा जैसे उसके पिता भागे थे। उसके पास 90,000 की फौज थी। इनके बल पर उसने मंगोल फौज को एक लड़ाई में धूल चटाई और चंगेज़ खान के दामाद को भी मार डाला। इसके बाद जलाल अल-दीन मंगवुर्नी ने गजनी को अपना ठिकाना बनाया। गजनी यानी 21वीं सदी के अफगानिस्तान का एक इलाका। चंगेज़ खान ने अपनी फौज गजनी तक भेजी, लेकिन उन्हें पहुंचने में 15 दिन की देरी हो गई। मंगवुर्नी और उनके साथी सिंधु नदी की तरफ भागे। सिंधु नदी के किनारे एक बार फिर दोनों सेनाओं का आमना सामना हुआ। मामला 1920 ही था, लेकिन तभी मंगोल फौज सिंधु नदी के बाईं तरफ मौजूद एक पहाड़ पर चढ़ गई और दूसरी तरफ से आकर उन्होंने मंगवुर्नी की फौज को पीछे से घेर लिया। मंगवुर्नी की हालत खराब हो चुकी थी। अंत में जब उसके सिर्फ 7,000 सैनिक बचे थे, उसने अपना बख्तरबंद फेंका और एक घोड़े पर चढ़ गया। घोड़े सहित उसने नदी में छलांग लगा दी। जेरेमाया काटिन की किताब के अनुसार ये देखकर चंगेज़ खान के मुंह से निकला, इस आदमी का पिता शाह मोहम्मद कैसे हो सकता है। चंगेज़ खान से बचने के लिए जलाल अल-दीन मंगवुर्नी ने सिंध नदी पार की और अब यहाँ से हम एंटर करते हैं दिल्ली सल्तनत में। साल था 1221। दिल्ली सल्तनत में इस समय मामलुक सुल्तान इल्तुतमिश का राज था। भारत में धन धान्य के भंडार थे, लेकिन चंगेज़ खान ने न सिंधु नदी पार की न भारत पर आक्रमण किया। सवाल उठता है, आखिर क्यों? मंगोलों ने चीन, ईरान, मध्य पूर्व यहाँ तक कि रूस तक अपना सीमा विस्तार किया था। क्रूरता ऐसी थी कि जेरेमाया काटिन के अनुसार मंगोल जिस शहर पर धाबा बोलते वहाँ के कुत्ते बिल्लियों तक जिंदा नहीं छोड़ते थे। ख्वारिज्म साम्राज्य को नष्ट करते हुए उन्होंने 3 सालों में 60 लाख लोगों की हत्या कर दी थी। तब दुनिया की कुल जनसंख्या 40 करोड़ थी, यानी केवल सेंट्रल एशिया में ही मंगोलों ने दुनिया की 1.5% आबादी का सफाया कर डाला था। इस आंकड़े के हिसाब से भारत की किस्मत अच्छी रही, लेकिन क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल था? चंगेज़ खान ने सिंधु नदी पार क्यों नहीं की, ये जानने से पहले जानते हैं जलाल अल-दीन मंगवुर्नी का क्या हुआ। सिंधु नदी पार कर मंगवुर्नी ने मुल्तान में शरण ली। यहाँ से उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को एक संदेश भेजा और दिल्ली में अपने लिए शरण मांगी। इल्तुतमिश ने चतुराई दिखाई। उसने मंगवुर्नी के दूत का स्वागत सत्कार किया, लेकिन जल्दी से कोई जवाब नहीं भेजा। इल्तुतमिश को पता था कि ये दोधारी तलवार है। मंगवुर्नी को शरण दे दी तो चंगेज़ खान के कोप का भाजक बनना पड़ता, और शरण नहीं दी तो ख्वारिज्म की सल्तनत से दुश्मनी हो जाती। इसलिए इल्तुतमिश ने बहुत दिनों तक बहाने बनाए। कभी कहा कि दिल्ली का मौसम सही नहीं है, तो कभी कहा आपके लिए नया महल बनाकर पेश करूंगा। थक हार कर मंगवुर्नी ने लाहौर में शरण लेने में ही अपनी भलाई समझी। हालांकि ये कहानी का एक वर्जन है। मुगल इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार इल्तुतमिश ने मंगवुर्नी के दूत को जहर देकर मरवा डाला था और बदले में उसे बहुत से तोहफे देकर ईरान की ओर रवाना कर दिया था। एक और इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार जैसे ही मंगवुर्नी सिंध की सीमा तक पहुंचा, इल्तुतमिश ने फौज भेजकर उसे पीछे खदेड़ दिया। इस दौरान मंगोलों की 2 छोटी टुकड़ियां मुल्तान तक आईं, लेकिन उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण की कोशिश नहीं की। बाकायदा चंगेज़ खान भी लौट गया और फिर कभी वापस मुड़कर देखने की कोशिश नहीं की। मंगोल इतिहास पर लिखी गई किताब सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स के अनुसार सिंध के किनारे चंगेज़ खान को एक सींग वाला एक जानवर दिखाई दिया। इस बात को अपशकुन मानकर उसने भारत पर आक्रमण का विचार त्याग दिया और वापस लौट गया। ऐसे कई मिथक और भी हैं, लेकिन जिन बातों की संभावना ज़्यादा हो सकती है वो कुछ और ही थी।
जेरेमिया काटियन की किताब द मंगोल्स के अनुसार चंगेज खान के इस अभियान के दौरान उनका विशाल मंगोल साम्राज्य बिखरने लगा था। कई जगह बगावतें शुरू हो गई थीं, इस कारण उसने लौटना चुना। एक संभावना ये भी थी कि ठंड के आदी मंगोल सैनिकों को भारत का गर्म मौसम रास नहीं आया। इस तर्क को इस बात से बल मिलता है कि मंगोल फौज ने मुल्तान और सिंध के कुछ हिस्सों में छापेमारी की थी, लेकिन वो वहां से जल्द ही लौट गए थे। एक और कारण हो सकता है चंगेज खान की उम्र 60 साल हो चुकी थी। ऐसे में संभव है और आगे युद्ध करने की उसकी मंशा ना रही हो। चंगेज खान के भारत पर आक्रमण न करने का सबसे मजबूत कारण माना जाता है दिल्ली सल्तनत की सूझबूझ को। दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश ने चंगेज खान के दुश्मन को अपने यहाँ शरण नहीं दी। इस तरह वो मंगोलों से सीधा टक्कर लेने से बचता रहा। मंगोलों की दिल्ली सल्तनत से कोई सीधी दुश्मनी भी नहीं थी, लिहाजा ये एक और कारण हो सकता है कि चंगेज खान सिंधु के किनारे से लौट गया और उसे दोबारा लौटने का कभी मौका ही नहीं मिला। 1227 में चंगेज खान की मौत हो गई। हालांकि आगे आने वाले सालों में मंगोलों ने भारत पर आक्रमण की कई कोशिशें की, लेकिन वो भारत पर कब्जा करने में कभी सफल नहीं हो पाई। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।